नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर मीना शर्मा। राजस्थान की 5 विधानसभा सीट पर जो उपचुनाव होना है, उसको लेकर सिलसिलेवार हम समझने की कोशिश कर रहे हैं आपके साथ कि दरअसल इन चुनावों में क्या होने वाला है। झुंझुनू एक विधानसभा सीट है जहां पर चुनाव होगा क्योंकि वहां से बृजेंद्र ओला जो कि अ, कांग्रेस के विधायक थे वो सांसद बन गए और अब सवाल ये है कि यहाँ पर कांग्रेस का ओला परिवार का वर्चस्व कायम रहेगा या फिर बीजेपी सत्ता और संगठन दोनों मिलकर इस सीट पर कोई नया रणनीति के साथ नया गेम चेंजर कैंडिडेट लेकर आएगी। देखना काफी दिलचस्प होगा, लेकिन क्या कुछ इस वक्त चल रहा है क्योंकि चुनावों की तैयारियां तेज हो चुकी है। बीजेपी धनाधन बैठकें कर रही है और कांग्रेस पार्टी भी, क्योंकि शेखावाटी इलाके में आती है ये झुंझुनू जिले की सीट और शेखावाटी बेल्ट में पूरी तरह से लोकसभा में बीजेपी को शिकस्त मिली। विधानसभा में भी कोई बहुत अच्छा प्रदर्शन बीजेपी का नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी के मजबूत इरादे लोकसभा में जीत के बाद जो यहाँ से आते हैं अध्यक्ष सीकर जिले से, वो भी किसान वर्ग जो है, जाट समाज जो है, वो एक बड़ा प्रभावी फैक्टर है झुंझुनू में। तो क्या तस्वीर निकल कर आ रही है, समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ विक्रम सैनी बीजेपी के प्रवक्ता, यशवर्धन सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, गोविंद चतुर्वेदी जी वरिष्ठ पत्रकार, जगदीश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार और राजन चौधरी हमारे साथ झुंझुनू से जुड़ रहे हैं जो कि समाज शास्त्री, समाज से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे समाज कार्यों में उनका लंबा एक अनुभव है। तो राजन चौधरी जी, शुरुआत अगर आपसे ही करें क्योंकि झुंझुनू की ग्राउंड रियलिटी आपके सामने है। आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, लोगों के बीच रहते हैं, लोगों के ज़हन में, मन में क्या चल रहा है इस उपचुनाव से पहले? सभी को नमस्कार। जी, नमस्कार। देखिए, यहाँ अभी उपचुनाव को लेके जब लोकसभा के चुनाव हो रहे थे, तभी लोगों में उत्सुकता बढ़ गई थी कि विधानसभा का चुनाव होना है, उपचुनाव तो होना ही होना है। और इस उत्सुकता का परिणाम ये रहा कि यहाँ कांग्रेस बड़े आराम से और थोड़े से वोटों से जीत गई। और अभी उपचुनाव में पहले से चर्चा है कि भाजपा के प्रत्याशी तभी जीत सकते हैं जब सीधा मुकाबला हो। त्रिकोणीय संघर्ष यहाँ नहीं हो, ऐसी स्थिति यदि बनती है तो ही भाजपा जीत सकती है। यहाँ का लंबे समय से ओला परिवार का वर्चस्व रहा और ऐसी स्थितियाँ अभी भी वर्तमान में बनी हुई हैं, लेकिन डायरेक्ट फाइटिंग होती है तब इसके स्थितियाँ थोड़ा सा चेंज हो जाती हैं। और डायरेक्ट फाइटिंग यदि नहीं होती है, त्रिकोणीय संघर्ष रहता है, तो वैसी स्थिति में बीजेपी के लिए ये सीट निकालना बहुत मुश्किल है। हालांकि कांग्रेस की राह इतनी आसान तो नहीं है, लेकिन ये तय है कि त्रिकोणीय संघर्ष होने पे अभी तक के पिछले चुनावों में यही रहा है। सुमित्रा सिंह जी जब डायरेक्ट फाइटिंग में आई तब यहाँ चुनाव जीत पाई। उपचुनाव में डॉक्टर मूल सिंह जी जीत पाए, तभी डायरेक्ट फाइटिंग थी। तो डायरेक्ट फाइटिंग में यदि आती है तो ही ये स्थितियाँ बीजेपी यहाँ से ये सीट निकाल सकती है। बाकी ऐसी स्थितियाँ अभी जो लग रही हैं उसमें भाजपा से पहले से बबलू चौधरी है या राजेंद्र जी भामू हैं, इन लोगों के नाम आ रहे हैं, लेकिन आमजन ये कह रहा है कि पुराने वाले जिनको बीजेपी ने पहले प्रयोग किया है उनको शायद टिकट नहीं दे, और जनता जो कहती है वैसा ही होता है। तो मेरा ये मानना है शायद उनमें से किसी नए कैंडिडेट को ले आते हैं और उसके साथ बीजेपी सारी एक साथ जुड़ जाती है। क्योंकि अब ये लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार का बड़ा कारण एक ये भी रहा है कि यहाँ की बीजेपी ने ही हरवाने में बड़ा योगदान दिया था, बीजेपी के लोगों ने ही। तो वैसी स्थितियां नहीं बने, कोई नए कार्यकर्ता को यदि ये चुनाव मैदान में उतारते हैं, ऐसी स्थितियां आती हैं तो शायद बीजेपी ये सीट निकाल सकती है। यहाँ पूर्व मंत्री राजेंद्र गुड्डा भी अपना भाग्य आजमाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं तो जहाँ तक समझता हूँ कि वो चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, लेकिन बीजेपी के साथ बार्गेनिंग की स्थिति में आ जाएं, ऐसी स्थितियां लग रही हैं कि वो ये प्रयास कर रहे हैं। हो तो सकता ये है। जो त्रिकोणीय मुकाबले की आप बात कर रहे हैं राजन चौधरी जी, त्रिकोणीय मुकाबले में गुढ़ा ही एक फैक्टर है या और भी कोई है? अभी तो देखिए, राजेंद्र भामू को टिकट मिलती है तो बबलू चौधरी चुनाव लड़ेंगे, बबलू चौधरी को टिकट मिलती है
तो राजेंद्र बामू चुनाव लड़ेंगे। ये स्थितियां क्लियर हैं। ये इन दोनों को जी टिकट नहीं मिलती है, तीसरा कैंडिडेट आता है और ये अपना राजेंद्र गुड्डा तो चुनाव मैदान में अपनी तैयारी कर ही रहा है। तो ऐसी स्थिति में यदि बीजेपी से 2 लोग हो जाते हैं तो फिर ये चतुष्कोणीय हो जाएगा, ओला जी परिवार के लिए और तो इजी हो जाएगा। बीजेपी के सामने तो सबसे बड़ी चुनौती ये है कि कैंडिडेट का सिलेक्शन कैसे होता है और जिनको टिकट नहीं मिलता है वो चुनाव मैदान में उतरे नहीं, इसकी व्यवस्था बीजेपी कैसे करती है। कैसे विक्रम कर सैनी जी, समझ में आ रही है आपको बात? नहीं, बिल्कुल आ रही है मीना जी। मैंने अभी राजेंद्र जी की बात बड़ी ध्यान से सुनी है, वरिष्ठ व्यक्ति है और वहां की राजनीतिक स्थितियों को भी जानते हैं। ये बात मैं साफ गोई से स्वीकार कर सकता हूं। इसमें कहीं कोई संशय नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को झुंझुनू के चुनाव के अंदर विधानसभा चुनाव में अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली। जो भारतीय जनता पार्टी की जो तैयारियां थी, जो भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक ढांचा था, उससे हमें अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली। लेकिन अगर सीधे चुनाव की बात करें तो सुमित्रा सिंह जी ने 2008 में विजेंद्र ओला जी को चुनाव हराया है। अगर त्रिकोणीय मुकाबले की बात करें और उपचुनाव की बात करें तो डॉक्टर मूल सिंह जी ने त्रिकोणीय मुकाबले में विजेंद्र ओला जी को चुनाव हराया है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को कभी वांछित सफलताएं नहीं मिली है। ये मान सकते हैं कि कांग्रेस के बनिस्पत कम मिली है। लेकिन आप अगर लोकसभा चुनाव को इस बार देखें तो पिछले विधानसभा के चुनाव जब विजेंद्र जी ने लड़े थे तो विजेंद्र जी की जीत का मार्जिन लगभग 30,000 वोट था। जो लोकसभा के जब चुनाव हुए हैं तो अगर विधानसभा की दृष्टि से देखें तो विजेंद्र ओला जी को 16,000 वोटों की लीड मिली। तो आप देखिए 14,000 वोटों का डिफरेंस तो वो अपने विधानसभा चुनाव में ही गंवा चुके हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का जैसा कैडर है, भारतीय जनता पार्टी के जिस प्रकार का संगठनात्मक ढांचा है, हम निश्चित रूप से देखते हैं कि इतिहास अपने आप को दोहराएगा और एक समय चुनाव में हमें उपचुनाव में जैसे डॉक्टर मूल सिंह जी के रूप में विजय प्राप्त हुई थी, इस बार भी भारतीय जनता पार्टी सफलता प्राप्त करेगी। जी, उम्मीद पर दुनिया कायम है। यशवर्धन सिंह जी, आप परिवार के साथ ही परिवारवाद के आरोपों से घिरे रहते हैं, लेकिन आपके पास कोई विकल्प नहीं है ओला परिवार के अलावा। परिवार को ही टिकट देंगे? देखिए मीना जी, ये परिवारवाद वाला जो मामला है, इसमें भाजपा बोलने लायक नहीं है। भाजपा के बारे में आप देखिए कि वसुंधरा जी और उनके पुत्र तो हैं ही इस वक्त सदन में, वो एक ऊपर एक नीचे, यहाँ पति पत्नी भी सदन में है। मेवाड़ राजघराने से विश्वजीत सिंह जी जो है वो एमएलए हैं और उनकी वाइफ लोकसभा सांसद है। तो इसलिए परिवारवाद कुछ नहीं। अगर कोई योग्य कैंडिडेट है, परिवार में है, परिवार से बाहर है, तो जहां भी कोई योग्य कैंडिडेट होगा कांग्रेस पार्टी उसको आजमाएगी। और राजनीति में आप किसी को केवल एक परिवार का होने के कारण रिजेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए मुझे नहीं लगता कि ये कोई क्राइटेरिया है। जो कोई व्यक्ति अगर कोई काम कर रहा है, पब्लिक लाइफ में है, लोगों से जुड़ाव है, पब्लिक इश्यूज पे काम कर रहा है, बातचीत कर रहा है, मिलता जुलता है, कनेक्ट में है, तो चाहे वो परिवार से हो चाहे परिवार से बाहर हो, किसी को भी जो पार्टी तय करेगी, पूरी कांग्रेस पार्टी एकजुट होकर, जैसे विधानसभा चुनाव में एकजुट थी, लोकसभा चुनाव में एकजुट थी, वैसे इस उपचुनाव में भी एकजुट रहेगी। तो उसमें कहीं कोई संशय नहीं है और मैं आपको बिल्कुल श्योर कर रहा हूं कि कांग्रेस ये उपचुनाव भी जीतेगी। जी, गोविंद चतुर्वेदी जी, जब बार-बार कोई चुनाव जीतता है तो उसके प्लस और माइनस दोनों होते हैं। ओला परिवार ने विधानसभा चुनाव भी जीता, फिर लोकसभा चुनाव भी जीता, अब वापस विधानसभा में आते हैं, तो जनमानस पर इसका असर क्या? कि झुंझुनू में अगर कोई है तो बस ओला परिवार है कांग्रेस पार्टी के लिए, कांग्रेस पार्टी के पास नई जो लीडरशिप उम्मीदें बांध कर बैठती हैं। जैसे यहाँ राजन चौधरी जी ने कहा कि वहां पर त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय मुकाबला अगर होता है तो मुश्किल बढ़ सकती है। कांग्रेस के लिए परिवार से ऊपर उठकर भी वहां पर देखने का कोई विकल्प बचता है या फिर जो यशवर्धन जी कह रहे हैं उसी बात की पुष्टि मतलब आज की परिस्थितियों में झुंझुनू में बनती है? मीना जी, जो यशवर्धन जी कह रहे हैं, नंबर एक तो वो बात अपनी जगह सही है। नंबर दो, राजन जी का मैंने सुना नहीं, इसलिए मैं लेट जुड़ा तो माफ़ी चाहता हूँ, उनका वाला मैंने हिस्सा सुना नहीं। लेकिन आज की तारीख में ये तो आप मान के चलिए ना कि कोई भी पार्टी हो, अब आप उनको किसी भी पार्टी का चाल चरित्र चेहरा कोई अलग नहीं है, सब एक जैसे हैं और हर पार्टी चुनाव जीतने के लिए लड़ती है, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे। जैसे मान लीजिए अब झालावाड़ की सीट है,
झालावाड़ पे खूब कैंडिडेट होंगे, दुष्यंत सिंह लड़ते हैं, 5 बार सांसद बन गए। इसी तरह से और कितनी सीटें आप देख लो, चाहे वो मतलब टॉप लीडर किसी भी पार्टी के, तो उनकी सीटें तय होती हैं। अब झुंझुनू विधानसभा की जब आप बात कर रही हैं, तो झुंझुनू विधानसभा पे लंबे टाइम से ओला परिवार वहां मेहनत कर रहा है, लगा हुआ है, काम करता है। अरडावता में शीशराम जी के टाइम से जो भी काम हुए हैं, प्लस माइनस हर एक के होते हैं, मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ अभी, लेकिन जो परिवार, जो आदमी वहां मेहनत करता है, उसको अब टिकट किसको मिलेगा ये तो अभी भविष्य के गर्भ में, अभी हम कह ही नहीं सकते कि किसको मिल रहा है। लेकिन स्वाभाविक दावेदार ओला परिवार वहां इसलिए है कि वो इतने 60-70 सालों से 60 सालों से वहां काम कर रहे हैं। अब जहां तक परिवारवाद की बात आती है, मैं उस पर पहले भी अपने चैनल पर भी अलग अलग मौके पे जब भी इशू आया राय दे चुका हूं कि परिवारवाद को बातों तक रखने में और सेलेक्टिव रखने में काम नहीं होता है। परिवारवाद अगर है तो वो सबके लिए होगा और एक ही परिभाषा से होगा। अगर शीशराम जी का परिवार या कोई और दूसरा राजनीतिक परिवार, आप और हम बहुत राजनेताओं को जानते हैं जिनके पत्नी, बच्चे या और परिजन राजनीति में अगर हैं, तो वो काम करते हैं जैसा यशवर्धन जी कह रहे थे, या और भी दूसरे साथी कहेंगे, उसमें सहमत असहमत हो सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है उसमें, लेकिन वो घुट्टी में मिलती है उनको राजनीति। विजेंद्र ओला जब हुए होंगे उस समय हो सकता है थोड़े बड़े हों, पर विजेंद्र ओला के जो बच्चे हुए होंगे उनको अपने दादा के सामने घुट्टी में राजनीति मिली होगी, वो हर में गए होंगे, काम किया होगा। तो उस नाते से इस परिवारवाद को दूसरे परिवारवाद से हमको अलग करके देखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हर पिता और हर दादा चाहता है कि मेरे बच्चे टाइम से और अच्छे सेटल हों, आप और हम भी चाहते हैं, जो बिजनेस में वो लोग भी चाहते हैं। नारायण मूर्ति ने भी अपने बेटे को लगाया, नहीं चल पाए, हटाया, फिर दोबारा लगा दिया। इस नाते से ये चीजें स्वाभाविक हैं, इसमें कोई अब बहुत ज्यादा बहस की किसी पार्टी के लिए कोई गुंजाइश नहीं। बहस की गुंजाइश है तो भी उसमें तर्क और वितर्क दोनों हैं और उसके तमाम पहलू हैं, ये बात एकदम सही है। ये बात जीत है क्राइटेरिया, कोई भी हो, भले कोई पार्टी हो जी। तो ये जो जीत का क्राइटेरिया दोनों राजनीतिक दलों के प्रवक्ताओं ने कहा, बार बार कह रहे हैं कि जिताऊ कैंडिडेट होगा। निश्चित रूप से अब जो है वो राजस्थान में जहां बीजेपी की बात करें तो सत्ता और संगठन दोनों मिलकर मैदान में जाने की तैयारी कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस पार्टी पूरे उत्साह के साथ लोकसभा चुनाव के परिणामों के साथ मैदान में होगी। तो जगदीश शर्मा जी, ऐसे में कड़ा मुकाबला तो साफ साफ दिख रहा है झुंझुनू में। अब सवाल ये कि फैक्टर क्या होगा चुनाव में? विधानसभा के जो लोग हैं वो सत्ता में भागीदारी चाहेंगे या परिवार के साथ जाना चाहेंगे, या उनके जहन में और कौन-कौन से पहलू हैं जो इस वक्त चल रहे होंगे कि झुंझुनू में क्या करे जनता? जनता की पशोपेश, परेशानी, असमंजस की स्थिति क्या दरअसल क्या करेगी जनता? मतलब क्या चल रहा होगा जहन में? मीना जी, जनता तो वही करेगी, वोट डाल के आएगी, घर आकर सोएगी, यही एक काम है। कोई नहीं, जनता को कुछ नहीं करना। जनता असल में ये देखती है, जैसे पिछले लोकसभा चुनाव में एक चवन्नी चल गई थी कि संविधान को खत्म कर दिया जाएगा, और संविधान खत्म हुआ तो खत्म इसलिए किया जा रहा है कि आरक्षण खत्म करने जा रहे हैं। एक जाति विशेष के लोगों ने ये तय कर लिया था कि मोदी को नहीं लाना है किसी भी सूरत में। तो राजस्थान की इस बेल्ट में, पूरी शेखावाटी बेल्ट में नहीं आए वो। पूरे दौसा से ही चलिए आप, दौसा से लेकर भरतपुर, फलाडिका, ये सारी की सारी सीटें झुंझुनू पहले से जो है ना कांग्रेस का गढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। 2-4-5 दफे जीते हैं वहाँ, विरोधी भी जीते हैं, सुमित्रा जी जीती है, मूलचंद जी जीते हैं, इस तरह से कई लोग जीते हैं वहाँ। ओला साहब के, ओला परिवार के खिलाफ भी जीते हैं। लेकिन वहां चुनाव लड़ने के लिए थोड़ी बड़ी तैयारी चाहिए, एक अलग ढंग की तैयारी चाहिए। जैसा राजन जी बता रहे थे कि अगर डायरेक्ट फाइट हो जाती है तो लड़ाई ढंग की हो सकती है, और अगर 4-5 कैंडिडेट मजबूत से उतर गए तो फिर सब अपने अपने भाग्य पर है, कौन अपने वोट डला सकता है, कौन कितने वोट खींच सकता है।
और 4-5 होंगे तो कौन किसके वोट काट सकता है, ये सारे फैक्टर फिर सामने आ जाते हैं। तो ऐसे में फिर कैसा होगा चुनाव, ये समझना बड़ा मुश्किल होगा। ये तभी देखा जा सकता है जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाए, माहौल बनने लगे, वहां नारेबाजी और आपस में जो है एक दूसरे को काटने के सारे प्रयास होने लग जाएं, तब ये चीजें समझ में आने लगेंगी कि भाई चुनाव किस तरीके का फैक्टर लेके आ रहा है। ऐसे में तो चुनाव होता है, और बीजेपी ने तो इसलिए कमर कस के मानिए कि इसके सारी जगह हारी है, जो बाई इलेक्शन हो रहे हैं वहां पर हारी है बीजेपी सब जगह पर। तो बीजेपी को तो इस बात की ज्यादा चिंता है। यहाँ पहले 25 में से 25 की लोकसभा सीटें बीजेपी के हाथ में थी, 2 टर्म तक थी, लेकिन इस बार कट गई, 11 सीटें उसमें से कट गई। तो अब बीजेपी को ये शो करना पड़ेगा, अपनी पार्टी को भी, अपने कार्यकर्ताओं को भी, भाई हम भी दम रखते हैं कुछ, और उसके लिए ये एक मुश्त होकर, एक जान होकर पूरी तरीके से लड़ेंगे ये बीजेपी। और कांग्रेस निश्चित तौर पे अब जोश में होगी। कांग्रेस जोश में इसलिए है कि जो चीजें नहीं हो रही थी 2 टर्म से, वो इस बार उसने करके दिखा दिया, वो जोश उसके अंदर होगा, कार्यकर्ताओं में जोश होगा, तो हो सकता है कि वो ढंग से लड़े भी। लोकसभा में जो चीज चल गई, तो सवाल सवाल ये है कि बीजेपी कितनी एकजुट होकर लड़ पाती है। और आज की तारीख में ये भी एक सच है, फैक्ट है, तथ्य है कि बीजेपी हर जिले में हर विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में अलग अलग फैक्टर्स के कारण बंटी हुई है। राजन चौधरी जी, इस वक्त आप बीजेपी की जो स्थिति वहां पर देख रहे हैं, कितने कैंडिडेट्स हैं जो कतार में हैं, और कौन कैंडिडेट सबसे ज्यादा मजबूत आपको समझ में आ रहा है कि उनकी संभावना ज्यादा है, प्रबल है, उनकी स्थिति ज्यादा मजबूत है? देखिए, बीजेपी में सबसे ज्यादा टिकट के दावेदार हैं, कांग्रेस में सबसे कम टिकट के दावेदार हैं, क्योंकि उधर जीत की स्थिति कांग्रेस की जिस तरह से मजबूत है या दबदबा रहा है, उस हिसाब से वहाँ 2-3 लोग दावेदारी पेश कर रहे हैं, जबकि इधर यदि हम बीजेपी में देखें तो 1 दर्जन से ज़्यादा लोग दावेदारी कर रहे हैं। विशेष रूप से गत 2 चुनाव में भाजपा के जो प्रत्याशी, कुछ नेटवर्क इशू से जूझ रहे हैं राजन चौधरी जी। विक्रम सैनी जी, ये जो स्थिति है, बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं, लेकिन मजबूत एक कैंडिडेट वो नहीं है जो कि सीधे मुकाबले में कड़ी टक्कर दे सके। जहां आपका आधार कमजोर है तुलनात्मक रूप से शेखावाटी बेल्ट में, झुंझुनू में, क्या कारण आप समझते हैं, मानते हैं, देखते हैं कि आप वहां पर ऐसा कैंडिडेट अपना मजबूत तैयार नहीं कर पाए, ऐसी शख्सियत राजनीति में, उस इलाके में, उस जिले में खड़ी नहीं कर पाए, जो सिर्फ एक परिवार ही नहीं बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी के सामने मतलब एक तरफ खड़ा नजर आए कि नहीं ये चेहरा है? देखिए, झुन्नू की अगर स्थिति की बात करें तो मैंने पहले भी ये सहज स्वीकार किया था कि हमें अपेक्षित सफलताएं नहीं मिली है, लेकिन आप परिवार की बात करें या ओला फैमिली की, या आप कांग्रेस पार्टी की बात करें, तो माननीय विजेंद्र जी ओला को पहले 3 चुनाव में शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इसका मतलब विजेंद्र ओला परिवार और शीशराम ओला परिवार अजय नहीं है। वहां अगर 2013 के भी चुनावों की बात करें तो 3.5 लाख से अधिक मतों से राजबाला जी को भी असफलता मिली थी, उन्हें पराजय का मुंह देखना पड़ा था। तो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे झुन्नू में, चाहे विजेंद्र ओला या शीशराम ओला जी का जो परिवार है, उन्हें भी 4 से 5 बार पराजय का सामना झुन्नू जिले में करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी वहां की 10 बार 12 बार जीत, 4 बार हार तुलना की जाती है जब, तो विक्रम सैनी जी, मेरा सवाल ये है कि जब आप ये तुलना करते हैं तो आपकी स्थिति कमजोर, आपने अलग अलग प्रयोग किए, अलग अलग लोगों को जिताया, किसी समय में किसी को एक मजबूत नेता, 1 2 3 ऐसे मजबूत नेतृत्व तैयार नहीं कर पाए, जबकि भैरव सिंह जी वहां से सीकर से आते हैं। तो क्या वजह रही, मैं ये समझना चाहती हूँ कि झुंझुनू बेल्ट में, शेखावाटी में आप अपनी जड़ें जो है वो जमा नहीं पाए? देखिए ना जी, वहां झुन्नू की अगर स्थिति बात करें तो कई बार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है, जो
जनसंख्या होती है, जो क्षेत्र में एक भौगोलिक स्थिति होती है, वो प्रत्याशी के पक्ष में जाती है। निर्विवाद रूप से कांग्रेस के पक्ष में वो सीट हमेशा से रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के गढ़ को ढाया नहीं गया है। 4-5 बार अगर किया गया है तो कांग्रेस को वहां पराजय तो देखनी पड़ी है। और मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि एक बार इतिहास फिर से दोहराएगा और पूर्व की तरह उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी को निश्चित रूप से चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस जी पार्टी विक्रम जी, अब आप जब मैं तीसरी बार आपके पास आऊं तो इसी बात को मत दोहराइएगा। ये तो मैंने सुन लिया, हमारे दर्शकों ने भी सुन लिया, आप इतिहास दोहराएंगे। सवाल अब ये है कि तमाम जो पहलू है इस इतिहास को दोहराने से जुड़े हुए, वो किस तरह से काम कर रहे हैं इस वक्त? कैसे आपका संगठन में अलग-अलग लोग जो हैं वो गुटबाजी में उलझे हुए हैं, उसको कैसे कम करेंगे? सत्ता और संगठन दोनों मिलकर किस तरह से काम करेंगे? ये तमाम पहलू है जिनको जनता समझना चाहती है जो इस कार्यक्रम को देख रही है। यशवर्धन सिंह जी, मैं आपके पास आऊंगी, उससे पहले राजन चौधरी जी वापस जुड़े हैं। राजन जी, जो सवाल मैंने विक्रम सैनी जी से किया था, आप जो अपनी बात कह रहे थे उसके साथ ये भी बताएं कि बीजेपी अपना आधार वहां पर मजबूत नहीं कर पाई तुलनात्मक रूप से कांग्रेस के गढ़ में, तो इसके क्या कारण है वहां पर? कि बीजेपी एक तो ये रही कि बिखरी हुई रही। बीजेपी का आधार है, लेकिन बिखरी रहने के कारण से, कैंडिडेट्स अलग अलग आने के कारण से, जैसे बताया कि 2-3 चुनाव में अलग अलग जो ही त्रिकोणीय संघर्ष बनता है, बीजेपी का ही प्रत्याशी दूसरा, पिछले 2 चुनाव के यदि हम देखें तो बीजेपी का ही बाकी प्रत्याशी खड़ा था। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी का कैंडिडेट जीतने की कोई संभावना नहीं है। और वही आगे में भी ये है कि बीजेपी एक व्यक्ति के ऊपर एक साथ आए, पूरी बीजेपी यदि किसी एक प्रत्याशी को मानने के लिए तैयार हो, खुले दिल से यदि साथ आती है तो मजबूत होती है बीजेपी। बीजेपी यहाँ छोटे छोटे ग्रुपों में अलग अलग बंटी हुई है। ये किसके हैं, ये पार्टियों में सभी में होते हैं ग्रुप, लेकिन किसी एक कैंडिडेट के साथ आना अभी वर्तमान स्थिति में लग नहीं रहा कि भी ऐसे किस कैंडिडेट को लाएगी जिससे ये स्थितियां बने। एक कैंडिडेट यदि सही आता है तो डायरेक्ट फाइटिंग होती है, तो ऐसी स्थिति में बीजेपी काफी मजबूत है। लेकिन है तभी जब पूरी बीजेपी एक साथ हो, ऐसा कोई प्रत्याशी हो जिसको सब लोग ये चाहें कि हाँ इसके साथ हम सब लोग हैं। वरना तो अभी जितने लोग आ रहे हैं उसमें वही नाम, जिनके नाम आ रहे हैं उसमें चौधरी को टिकट दी जाती है तो राजेंद्र बाबू के साथ चुनाव लेंगे सामने, या पूर्णतः अलग रहेंगे, वो उनको बाईकाट करेंगे। ऐसे और भी कई फैक्टर लग रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जी, राजेंद्र हुड्डा का, जैसा मैंने बताया, राजेंद्र हुड्डा भी आरएलपी फैक्टर, राजन चौधरी जी, आरएलपी फैक्टर कितना काम करेगा यहाँ पर? किस चीज का? हनुमान बेनीवाल की पार्टी। नहीं, यहाँ कोई हनुमान बेनीवाल का असर नहीं होगा। यहाँ हनुमान बेनीवाल या किसी ऐसे व्यक्ति का, कोई बीएसपी का, या हम हनुमान बेनीवाल की बात करें, या ऐसा किसी का कोई असर नहीं है। बीजेपी कांग्रेस तो डायरेक्ट है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, बशर्ते एक हो। जी, बशर्ते एक हो, ये जो बात है कांग्रेस पार्टी में तुलनात्मक रूप से ये बात कम है, कम से कम इस इलाके में। यशवर्धन सिंह जी, पूरे प्रदेश में तो कांग्रेस पार्टी भी कितने टुकड़ों में बंटी हुई है आप बेहतर जानते हैं हमसे, और आप जो कहेंगे वो भी हमें समझ में आता है। लेकिन कम से कम झुंझुनू में कांग्रेस पार्टी, जैसा आपने अपनी बात में कहा कि जिताऊ कैंडिडेट, तो जिताऊ कैंडिडेट के नाम पर पार्टी जिस व्यक्ति को खड़ा करेगी, पूरी पार्टी उसके साथ जाने को तैयार है आज की स्थिति में। मीना जी, मैं आपको एक बात और बताना चाह रहा हूँ, जो विक्रम जी और बार बार नाम ले रहे हैं, डॉक्टर मूल सिंह जी मेरे फादर हैं, जो पहली बार बीजेपी से वहां से चुनाव जीते थे 96 में। अब समय काल परिस्थिति के कारण मैं कांग्रेस में हूँ, तो मैं दोनों पार्टीज के बारे में आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि मैं दोनों के टच में हूँ काफी। झुंझुनू में बीजेपी के साथ इशू बहुत बड़ा एक है कि जो मूल बीजेपी है, जो पुरानी बीजेपी है, जो भैरव सिंह जी की टाइम मान लीजिए, या जो लगातार काम करते रहे हैं, उनको अचानक ही रिप्लेस करके बिल्कुल नए लोगों को लाया गया जिनका बीजेपी से पहले कोई जुड़ाव नहीं था। इसलिए पूरी बीजेपी इन लोगों के साथ जुड़ती नहीं है। यानी अगर कोई नया जो भी कैंडिडेट आप लेकर आएंगे, अगर पुरानी बीजेपी जो है, जिसमें कि पुराने जिला अध्यक्ष हैं, राजेंद्र शर्मा जी हैं, अभी बनवारी लाल जी सैनी जो हैं वो अभी प्रेजेंट में जिला अध्यक्ष हैं, इन सब की जब पुरानी मूल बीजेपी की जब तक सहमति नहीं होगी तब तक ये एकजुट हो नहीं सकते। आप जो ही कोई नया कैंडिडेट लाएंगे, शहर का जो वोटर है, जो पुराना बीजेपी का वोटर है, वो नए कैंडिडेट्स को स्वीकार नहीं करता है।
और कांग्रेस अभी जैसे लोकसभा में तो आमने सामने की टक्कर ही थी, सीधी सीधी। अगर आप त्रिकोणीय मुकाबले को भूल भी जाएं तो अभी तो कोई नहीं था, अभी तो आमने सामने टक्कर थी, तो भी 16,000 वोटों से। जबकि लोकसभा में वोटिंग कम होती है, विधानसभा में तो एक एक वोटर को पकड़कर कई सारे कैंडिडेट्स होते हैं, वोटिंग ज्यादा होती है। आपने बिल्कुल सहज जो चुनाव था उसमें 16,000 का डिफरेंस रहा, उसमें भी झुंझुनू शहर से कांग्रेस को 10,000 वोटों की लीड मिली और गांवों से 6,000 वोटों की लीड मिली। अगर विधानसभा चुनाव होगा, बहुत खिंचाव का चुनाव होगा, जिसमें कि एक एक वोटर पर फोकस भी होगा, वोटिंग भी ज्यादा होगी, तो आप ये देखिएगा ये जो 16,000 का जो मार्जिन है ये 25,000 से ऊपर चला जाएगा, क्योंकि कांग्रेस एकजुट है। कांग्रेस में कहीं कोई धड़ेबंदी नहीं है, झुंझुनू विधानसभा के मामले में कहीं कोई इशू नहीं है। जो भी व्यक्ति टिकट लाएगा पूरी कांग्रेस एक जगह। उसका बड़ा कारण है कि जो कांग्रेस का जो कोर वोटर है वो ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाता है कांग्रेस की टिकट के साथ। जबकि बीजेपी के साथ प्रॉब्लम क्या है कि जो बीजेपी के पुराने मूल बीजेपी है वो असंतुष्ट है, उनको बिल्कुल हाशिए पर डाल दिया गया जिन्होंने बीजेपी को खड़ा किया था। और जो बिल्कुल नए स्टेक होल्डर्स हैं, जो किसी भी कारण से कोई पूंजीपति है, धनपति है, बाहुबली है, आप बताइए जो पिछले जो इलेक्शन में जिनको टिकट दी गई थी, मैं व्यक्तिगत रूप से वैसे नहीं कह रहा हूं, एक बिल्कुल जनरल डेमोक्रेटिक सेंस में बोल रहा हूं कि वो 2 थाने के हिस्ट्री शीटर थे, एक मानसरोवर एक झुंझुनू। 2 थाने के हिस्ट्री शीटर को आप एक राष्ट्रीय पार्टी टिकट देती है और फिर आप एक्सपेक्ट करते हो कि जो बीजेपी का कोर वोटर है वो उसको वोट देगा, वो नहीं देंगे वोट। उससे पहले जिनको टिकट दी वो बिल्कुल नए थे, वो कांग्रेस से जिला परिषद सदस्य थे एक रात पहले तक, और एक रात में उनको बुलाया गया, पार्टी की टिकट दी गई कांग्रेस के जिला परिषद सदस्य को और उनको मैदान में उतार दिया गया। इससे पहले मंडावा में बाई इलेक्शन था, उसमें कांग्रेस की जो प्रधान थी उनको आधी रात को बुलाकर टिकट दी गई बीजेपी की। तो इस तरह के जो एक्सपेरिमेंट्स बीजेपी कर रही है, इसके कारण न तो इनमें एकजुटता आएगी, और जो पुराना जो धड़ा है, जो बीजेपी का बेचारा कोर वोटर जो है या कोर जो कार्यकर्ता है, वो इन लोगों से अलाइन ही नहीं कर पाता है। इसलिए बड़ी इश्यू है। मैं फिर से कह रहा हूं कि ये मार्जिन 25,000 के ऊपर जाएगा, चाहे कोई भी चुनाव में आ जाए। जी, यशवर्धन जी, आपसे बेहतर कौन जानेगा, क्योंकि आपके पिताजी उन कुछ लोगों में रहे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दी, लेकिन आज आप कांग्रेस पार्टी का हिस्सा हैं और आपने बहुत ही तार्किक और ग्राउंड की रियलिटी बताई कि क्यों बीजेपी झुंझुनू में अपनी जमीन, अपना आधार मजबूत नहीं कर पाई। आज की तारीख में भी ये बात पूरे प्रदेश में है कि पुरानी बीजेपी और नई बीजेपी के बीच की एक जंग शुरू हो गई है। इस जंग में अब सवाल उठता है गोविंद चतुर्वेदी जी कि इस जंग में अगर आप मीरा जी एक बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट जो कल एक घटना हुई है बहुत बड़ी, जो कि इस चुनाव में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी, वो मैं बताना भूल गया। चिड़ावा से कांग्रेस की प्रधान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आता है। उस पूरे अविश्वास प्रस्ताव को मैनेज करते हैं भाजपा के पिछले प्रत्याशी राजेंद्र भामू जी, और जो जस्ट पिछले जो प्रत्याशी थे भाजपा के, जब उनको पता लगा कि ये सारा का सारा क्रेडिट पुराने वाले प्रत्याशी ले जाएंगे, तो उन्होंने कांग्रेस के प्रत्याशी को जितवा दिया। भाजपा के प्रत्याशी ने कांग्रेस के प्रधान को चुनाव जितवाकर ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, और उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा ही नहीं गया, बीजेपी ने मुझसे पूछा ही नहीं, इसलिए मैंने इनको वोट दिलवा दिए और ये अब बीजेपी के लोगों के काम करेंगे। तो आप बताइए ये जो परिस्थितियां जो बन रही हैं कि भाजपा का प्रत्याशी कांग्रेस के प्रधान को चुनाव अविश्वास प्रस्ताव गिरवा रहा है उसके पक्ष में, कांग्रेस के प्रत्याशी के पक्ष में, तो ये चीज अभी ये जो उपचुनाव होगा इसमें बड़ा रोल प्ले करेंगे। बिल्कुल सीधे सीधे समझ में आता है। तो जो पार्टी सब कुछ, पार्टी सर्वे सर्वा की नीति पर अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को जोड़कर चलना चाहती है, संदेश देना चाहती है, वो पार्टी व्यक्तिगत हितों में कैसे उलझी हुई है उसका उदाहरण झुंझुनू है, और आज नहीं लंबे समय से है। इतिहास रहा है, अलग अलग समय में अलग अलग नेता राजस्थान का नेतृत्व करते नजर आए, और आज की तारीख में ऐसा लग रहा है गोविंद चतुर्वेदी जी, खास करके बीजेपी में नेतृत्व बीजेपी का कौन कर रहा है। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर भजन लाल शर्मा है, लेकिन राजस्थान बीजेपी का नेतृत्व वाकई में सीपी जोशी कर रहे हैं, प्रदेश के अध्यक्ष, या कौन कर रहा है? ये एक राजस्थान की बीजेपी और जनता के जहन में स्वाभाविक सवाल, ये जो झुंझुनू जैसी घटनाएं जब दिखती हैं अलग अलग जगह से आती हुई, तो और ज्यादा प्रासंगिक हो जाता है और ज्यादा ज्वलंत हो जाता है। मीना जी, नेतृत्व कौन कर रहा है, आगे कौन करेगा, ये तो पार्टी तय करेगी अपने स्तर पर। और
पिछले 2-3 दिन से हम लगातार देख रहे हैं कि ये बातें आ रही हैं कि सीपी जोशी के नेतृत्व में शायद उपचुनाव ही न हो। क्या होगा मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं तो जो मीडिया में आ रही है वो खबरें बता रहा हूँ। सीपी जोशी या कोई भी आदमी वहाँ थोड़ा सा मैं अलग बोलता हूँ कि पार्टी अध्यक्ष बने हैं, पार्टी अध्यक्ष के तौर पे काम कर रहे हैं, जितनी उनकी क्षमता है, चाहे भजन लाल जी हों चाहे सीपी जोशी हों, लेकिन राजस्थान को खास तौर पे आप हम सब लोग और राजस्थान की जनता भी अगर बीजेपी को देखती है तो वो भैरू सिंह शेखावत को देखती है, उनकी मजबूती से भारतीय जनता पार्टी को देखती है, ललित किशोर चतुर्वेदी को देखती है या रामदास अग्रवाल को। तो उस तरह की जो लीडरशिप एक जमाने में थी बीजेपी की, एक जमाने से मतलब कोई बहुत पुराना जमाना नहीं है, ओम प्रकाश हाँ ओपी माथुर, ये जो लोग थे इन लोगों के टाइम से, और अब जो नए लोगों को पार्टी देखती है, और फिर नए में जो यशवर्धन जी कह रहे हैं दबी जुबान, विक्रम जी भी उसको मतलब जितना कह पा रहे हैं और जितना कह सकते हैं उतना ही है। तो उस नाते से देखें तो बहुत इकट्ठा होकर के पार्टी कहीं भी, आप देखिए सीपी जोशी के अपने चित्तौड़गढ़ में क्या हुआ था, चंद्रभान सिंह आक्या उनके खुद के खिलाफ खड़े हो गए थे। तो पार्टी लीडरशिप के लिए जो एक एक्सपीरियंस कह लीजिए, अनुभव कह लीजिए, परिपक्वता कह लीजिए, वो बहुत चीज़ों की जिनकी जरूरत होती है वो आज नजर नहीं आ रही। और फिर कोई नहीं मानेगा, विक्रम जी को बिल्कुल नहीं मानना चाहिए और उनको हाँ करनी नहीं चाहिए, लेकिन आज स्थिति क्या है, आज स्टेट यूनिट्स जितनी भी हों, अभी लोकसभा के चुनाव हुए, उत्तर प्रदेश में क्या हो रहा है, उत्तराखंड में क्या हो रहा है, राजस्थान में वसुंधरा राजे भैरू सिंह जी के बाद वाले दौर में बीजेपी की सर्वमान्य नेता थी। इस चुनाव में कारण कोई भी हो, लेकिन उनको बिल्कुल किनारे करने की कोशिश की गई 2023 के चुनाव में। फिर बाई इलेक्शन आया करणपुर का, उसमें हुआ, अब ये लोकसभा चुनाव में हुआ। तो इन चीज़ों से जो एक यशवर्धन जी ने एक लाइन काम में ली कोर वोटर की, तो वो जो बीजेपी का कोर वोटर है, कोर वोटर बड़ी मेहनत से बनता है, और मेहनत से बनने के बाद जब वो देखता है, जो मैंने एक लाइन पहले चाल चरित्र चेहरे वाली कही, वो नारा बहुत लंबे मतलब बहुत सालों तक चलता रहा कि चाल चरित्र और चेहरा अलग पार्टी बन के आई सामने और लोगों ने उसको गले लगाया। अब वो चीजें जब आदमी को अलग होती नजर आती हैं कि फैसला कहाँ से होगा, दिल्ली से होगा, कोई माने न माने इसमें कोई बात नहीं है, मैं बार बार कहता हूँ उसको, लेकिन जब दिल्ली से फैसले होंगे, स्टेट यूनिट को पूछा ही नहीं जाएगा, जो अभी कल का चिड़ावा का उदाहरण बता रहे थे, तो अब वहाँ लोकल लीडर अगर 5 हैं तो 5 उन लीडर्स को कोई बिठा के बात तो करेगा ना। अगर वो बात करने की स्थिति और हैसियत किसी की नहीं है तो फिर नतीजा वही होगा जो राजन जी बता रहे हैं, जो यशवर्धन जी बता रहे हैं। बिल्कुल जगदीश जी, सत्ता का हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को हमेशा होता आया है, लोकतंत्र में भी ये स्वाभाविक है, राजनीतिक दलों में भी स्वाभाविक है, हर राजनीतिक दल में हम देखते भी हैं। भैरू सिंह शेखावत के बाद जब वसुंधरा राजे आई थी तब भी कुछ ऐसा ही शोर हुआ था, लेकिन वसुंधरा राजे ने अपने आप को स्थापित किया। वसुंधरा राजे के उत्तराधिकारी के रूप में पार्टी किसी को स्थापित नहीं कर पाई, उन्हें हटाया, उन्हें दरकिनार किया, लेकिन उनकी जगह किसी को स्थापित करके कि वही करिश्माई नेतृत्व जो गोविंद जी भैरू सिंह शेखावत को याद करके बोल रहे हैं, या वसुंधरा राजे ने भी एक स्टेट की लीडर के रूप में अपनी पहचान बनाई, लेकिन आज उनके बाद कोई ऐसा शख्स जो उस पूरी बीजेपी राजस्थान को ऑन कर सके, ऐसा या तो आप पार्टी अध्यक्ष आपने सीपी जोशी को बनाया तो इतनी ताकत देती, आपने सतीश पूनिया को बनाया तो उनको ताकत देते इतना कि वो अपने आप को उस तरफ ले जाते। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की ये रणनीति अब धीरे धीरे, क्योंकि किसी भी फैसले का परिणाम तुरंत नहीं आता है, अब धीरे धीरे परिणाम आना शुरू हो रहा है। बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व की जो ये रणनीति, पुरानी लीडरशिप को दरकिनार करना और नई लीडरशिप तैयार करना, लेकिन उसमें उतना मतलब, उसको उतने अधिकार नहीं देना,
मीना जी, राजनीति ऐसी चीज नहीं है। ये अपन ने पहले बात की थी, जिसमें मैं बता रहा था आपको कि बीजेपी अपने आप को एज ए कॉरपोरेट कंपनी चलाती है। एक को रिप्लेस किया, दूसरे को लाए, बैठ जाओ, हम पीछे खड़े हैं तो आप सक्सेसफुल होंगे ही होंगे। कॉरपोरेट्स में ये तरीका है, मैनेजर बदलता है कोई एक स्टेशन का, तो जो उनके ऊपर मैनेजर होते हैं वो सपोर्ट कर कर और उसको पुश कर करके सक्सेसफुल बनाते हैं। लेकिन ये राजनीति में नहीं चलता। आपको ध्यान होगा, जब विधानसभा का चुनाव था तब भी और जब लोकसभा का चुनाव था तब भी, दोनों टाइम ही केंद्रीय नेतृत्व ने ये कहा कि हम खड़े हैं, हमारे नाम पे वोट पड़ेगा, बीजेपी के कमल के निशान पे पड़ेगा या नरेंद्र मोदी के नाम पे पड़ेगा। ऐसा होता बहुत कम है, सक्सेस नहीं होती। हालांकि मैंने उस समय समझा था कि शायद प्रयोग कुछ सफल हो सकता है किसी न किसी तरीके से, लेकिन वो जो पॉलिटिक्स में है वो कॉर्पोरेट में थोड़ी है। उनका एक्सपीरियंस कॉर्पोरेट जैसा नहीं है। कॉर्पोरेट में तो ये हो जाता है, लेकिन पॉलिटिक्स का फील्ड ही अलग है। वहां काम करते हुए पीढ़ियां बनती है, देखो सबने बताया ये, वहाँ पीढ़ियां बनती है, विधि में बनती है, और उनको एक्सपीरियंस, जो पब्लिक है जिसको हम वोटर कहते हैं, उनके बीच में लीडर्स का अडॉप्शन भी बड़ा मुश्किल से होता है। वो उसको अच्छे तरीके से देखभाल कर, ठोक बजाकर फिर स्वीकार करती है कि हाँ ये इस आदमी में नेतृत्व क्षमता है। तो ये ऐसी चीजें होती हैं तब अब आपने वैसे ही एक एक नाम उठा उठा के चढ़ावा से ले लिया, एक झुंझुनू से ले लिया, एक वहां से ले लिया, और नाम बना के 5 नेता आपने बना दिए। वो 5 भी सही कह रहे थे गोविंद जी, या ये भी बोल रहे थे राजन जी भी, कि भाई 5 एक साथ बैठे तो सही, 5 ही एक साथ नहीं है, वो मतदाताओं के बीच में कैसे काम कर सकते हैं? उनको यूनाइटेड होना ही पड़ेगा, उनको संगठित होना ही पड़ेगा। और जो बैकग्राउंड बताया है, हमको भी मालूम है कि किस तरीके से वहां, कि जब भी डायरेक्ट कांग्रेस को चैलेंज मिला है, डायरेक्ट फाइट में, तब कांग्रेस में कमजोरी पड़ी है। कांग्रेस में तभी सफल रहती है जब वो सामने वाली पार्टियों को टुकड़ों में बांट दे जी, चुनाव लड़ने वालों को 4-5 टुकड़ों में बांट दे, तब कांग्रेस को सक्सेस मिलती है, क्योंकि उसके पीछे एक जाति का वर्चस्व है पहले से। वो जाति विशेष जो है वो एक तो तैयार कर ही देती है कि इतना % वोट तो उसको मिलेगा ही मिलेगा। ये बीजेपी के साथ नहीं है। कोशिश करती है बीजेपी की उसका बेस वोट जो है ना वो कांग्रेस के बराबर खड़ा हो जाए, लेकिन यही लड़ आई है बस। अगर ये बेस वोट इतना बड़ा हो जाए तो बराबर से लड़ सकती है बीजेपी। जी, तो वो जो वोट बैंक है बीजेपी अपना खड़ा नहीं कर पाई, कांग्रेस के कोर वोटर को आज तक अपने पक्ष में नहीं ला पाई। विक्रम सैनी जी, ये जो तमाम पहलू आप सुन रहे हैं अपनी पार्टी को लेकर और विधानसभा झुंझुनू को लेकर, इन तमाम पहलुओं को जानते हुए, समझते हुए पार्टी की रणनीति क्या रहेगी जिससे कि आप जिताऊ कैंडिडेट को जीत की तरफ लेकर जाएं? रणनीति पर बात करिएगा विक्रम सैनी जी। डॉक्टर साहब देखिए, हर चुनाव होता है वो नया चुनाव होता है, नई परिस्थितियों के अंदर चुनाव लड़े जाते हैं। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के चाहे मुख्यमंत्री जी हो, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जी भी हो, भारतीय जनता पार्टी का एक सशक्त नेतृत्व है और सशक्त नेतृत्व के द्वारा लिए जाने वाले निर्णय से आप देखिए, हम ये साफ वही से स्वीकार करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को पिछले 2 चुनाव में बागी प्रत्याशी के कारण जो नुकसान था उसके कारण पराजय का हमें मुंह देखना पड़ा था। अगर आप ऑल ओवर वोटों को देखें तो भारतीय जनता पार्टी के दोनों प्रत्याशी 1 लाख से अधिक मत प्राप्त हुए थे। तो कांग्रेस पार्टी से सीधे रूप से भारतीय जनता पार्टी कहीं भी वोट बैंक की दृष्टि से या संगठनात्मक दृष्टि से कमजोर नहीं था। हमारी परिस्थितियां ऐसी थी कि बागी उम्मीदवार होने के कारण वोटों का विभाजन हुआ और उसी के कारण कांग्रेस पार्टी को सफलता मिल पाई है। तो इस बार चुनाव के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने पुराने विषयों से निश्चित रूप से सीख लिया है और एक एक कार्यकर्ता अपने बूथ पर मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को इन चुनाव में सफलता। जी, भारतीय जनता पार्टी को चुनाव में सफलता तब मिलेगी जब पूरी बीजेपी एक होगी,
यशवर्धन जी, आपने सुना जगदीश जी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतती है तो उसकी रणनीति का एक हिस्सा ये भी रहता है कि कैसे सामने कैंडिडेट्स एक की बजाय 3-4 आप प्लांट भी करते हैं। मतलब मैं बहुत सीधे स्पष्ट बोल रही हूँ, जगदीश जी ने थोड़ी माइल्ड भाषा में बात की थी। यशवर्धन जी, पार्टी की रणनीति है एंड एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, तो ठीक है, समझ में आता है। तो ये रणनीति झुंझुनू में कारगर होती है, कामयाब होती है, इसीलिए राजन चौधरी जी शुरुआत से ही ये बात रख रहे हैं कि मुकाबला सीधा होगा या त्रिकोणीय होगा, उस पर निर्भर करेगा कि चुनाव का परिणाम क्या है। मीना जी, 2013, 18, 23 ये 3 चुनावों का मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। 13 में पिलानी के चेयरमैन थे, उनको झुंझुनू से टिकट दी गई। वो बहुत अननोन सा चेहरा थे झुंझुनू के लिए, बीजेपी की बात कर रहा हूँ। तो सुमित्रा सिंह जी ने रिवोल्ट किया और उन्होंने चुनाव लड़ा। अब सुमित्रा सिंह जी को तो कांग्रेस प्लांट कर नहीं सकती, वो इतनी सीनियर लीडर 9 बार की एमएलए थी। तो 13 में वो कारण रहा। 18 में राजेंद्र जी भामू जो जिला परिषद सदस्य थे कांग्रेस के, उनको आधी रात को बीजेपी ज्वाइन करवाई गई। उसमें उन्होंने चुनाव लड़ा। फिर जो पिछले चुनाव में बबलू चौधरी जो प्रत्याशी थे, उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। इनफैक्ट मैंने भी आखिरी दिन मैंने भी फॉर्म भरा था, मैंने भी चुनाव लड़ा। ठीक है, तो मुझे कोई प्लांट नहीं कर सकता, बबलू चौधरी जो बीजेपी के थे वो प्लांट नहीं। तो ये समय काल परिस्थितियां बनती हैं, उसमें हम हो सकता है कोई कॉन्स्पिरेसी थ्योरी हम ढूंढ लें। मेरा एक सबमिशन है मीना जी, मैं एक ब्रॉड बात करना चाह रहा हूँ। हो क्या रहा है, पिछले 10 साल से बीजेपी के जितने भी लोकल लीडर्स हैं वो सारे राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करते हैं और वो सारे एक दूसरे के क्लोन लगने लग गए। वो यानी उनके भाषणों में कोई नई चीज नहीं आती, उनका भाषण की शुरुआत फिक्स है, विश्व के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, फिर उसमें 5 बार मोदी जी का नाम लेना ही जरूरी है। और जो लोकल मुद्दे उनके समझ ही डेवलप नहीं हो पा रही। वो प्रॉब्लम क्या हो रही है कि बीजेपी इतनी ज्यादा सेंट्रलाइज हो गई है, फ्रेंचाइजी मॉडल जैसा लग गया है कि जो लोकल लीडर है उसको भी राष्ट्रीय मुद्दों पर बात करनी पड़ती है, क्योंकि उसको मोदी जी का रेफरेंस देना पड़ता है। अब शेखावाटी में अग्निवीर एक बड़ा मुद्दा है, इस पर पूरा का पूरा विधानसभा ये लोकसभा चुनाव निकल गया, लेकिन जो प्रत्याशी थे वो पकड़ ही नहीं पाए। जिस दिन रिजल्ट आया उस दिन उन्होंने कहा कि अगर अग्निवीर पर कोई फैसला हो जाता और मैं चुनाव जीत जाता। अभी यमुना का इशू है हमारे यहाँ, बहुत बड़ा इशू है, पानी का झुंझुनू डार्क जोन में आ चुका है। भजन लाल जी 17 फरवरी को एक एमओयू करते हैं कि हम 4 महीने के अंदर डीपीआर बना देंगे। 17 जून को डीपीआर का टाइम भी निकल गया, अभी भी कोई इस बजट में एलोकेट हुआ पैसा कि साहब वो डीपीआर बनाने का पैसा अब एलोकेट किया है। अब जब ये ग्राउंड में जाएंगे तो कांग्रेस तो इन लोकल इश्यूज पे चुनाव लड़ेगी, अग्निवीर, यमुना जल, ये लोग अभी भी इनका पूरा का पूरा भाषण मोदी सेंट्रिक होता है, या फिर कोई धार्मिक कॉम्युनल एंगल जो बड़ी एक आलसी सी राजनीति होती है जिसका कि वहां पे कोई ज्यादा फर्क पड़ना नहीं है। तो इन लोगों के जब तक डिफरेंशिएशन नहीं क्रिएट होगा, हर नेता जो है बीजेपी में अगर 5 वक्ता भाषण देते हैं ना, 5 एक जैसा भाषण देते हैं, जनता को पता ही नहीं लगता कौन दे गया। तो इसलिए इन चीजों को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, लोकल इश्यूज पे आना पड़ेगा और एकजुटता आपको बनानी पड़ेगी। बिना एकजुटता के आप कर नहीं सकते काम। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो झुंझुनू विधानसभा को लेकर जो तस्वीर निकलकर सामने आ रही है वो ये है कि यहाँ पर एक तो बीजेपी की पुरानी पीढ़ी जो है उसे सम्मान नहीं मिल रहा, नई पीढ़ी के लीडर जो है वो एक नहीं कई सारे हैं, और ये जो छितराव है इसका फायदा कांग्रेस पार्टी को सीधा सीधा है। साथ ही अग्निवीर जैसे मुद्दे, पानी का मुद्दा, डार्क जोन में जो झुंझुनू आ रहा है उसकी वजह से यहाँ के जो युवाओं को और किसानों को जो परेशानी हो रही है वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। तो ऐसे में सत्ता में होने का फायदा बीजेपी को, कि अगर वो सत्ता में है और उस लोकसभा विधानसभा क्षेत्र के लिए यानी कि झुंझुनू के लिए वहां से अगर विधायक चुन के आता है तो क्या कुछ सरकार कर पाती है, दे पाती है, ये बताने में अगर बीजेपी कामयाब होती है और अपने सभी लोगों को एकजुट करने में, तो शायद बीजेपी के लिए मुकाबले की स्थिति में आना संभव होगा। आज की तारीख में तो बीजेपी झुंझुनू विधानसभा में मुकाबले में भी नजर नहीं आ रही है। न्यूज़ 24 पर आज मेरे साथ इतना ही।